नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड की हमारी यूट्यूब क्लास में। मैं शुभम सिंह एक बार पुनः आप सभी का भूगोल की कक्षा में स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद आप सभी से रूबरू हो रहे हैं। कुछ दिक्कतें आ गई थी, कुछ परेशानियां थी, इस वजह से आप सभी के लिए उपलब्ध नहीं थे हम यूट्यूब पर। लेकिन पुनः एक बार फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं और अब निरंतर आप सभी के लिए कार्य करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारी परीक्षाएं जल्द ही होंगी, 2-3 महीने के अंदर अंदर। अब वर्तमान में माहौल काबू में है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो अब भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए और जो परीक्षाएं होंगी अभी आने वाले समय में, उनके लिए हमें तैयारी अच्छे तरीके से करने चाहिए। इसलिए हम सोचे हैं कि अब आप सभी के लिए हम निरंतर कार्य करेंगे, जिससे आप सभी को कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। तो चलिए, आज की क्लास हमारी है भूगोल की। भूगोल विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखा से लगभग 1 या 2 प्रश्न बन जाते हैं कि कोई भी परीक्षा हो, यहाँ तक कि पीसीएस की प्री की परीक्षा हो या आरओ या एआरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी दरोगा की परीक्षा हो या फिर रेलवे की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में लगभग यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल आज हम अक्षांश रेखा के ऊपर चर्चा करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे कि सबसे पहले अक्षांश रेखा होती क्या है, इसका महत्व क्या है, ये कैसी रेखाएं हैं, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसका हमारे जीवन में प्रयोग क्या है। तो इस प्रकार से हम इस अक्षांश रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अक्षांश रेखा लेटिट्यूड लाइन्स हमारी पृथ्वी अर्थात जो पृथ्वी का एक चित्रण हम करते हैं, एक प्रतिरूप देते हैं ग्लोब को। ग्लोब हमारी पृथ्वी जैसी है, इस पर हम कुछ काल्पनिक रेखा खींचे हुए हैं, इसका प्रयोग हमारे जीवन में है। और यह कैसी रेखा है, इसका प्रयोग हमारे जीवन में कैसे है, चलिए हम आज देखते हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखा पढ़ने से पहले हम पृथ्वी के बारे में आपको कुछ बताते हैं, जो आपको अक्षांश रेखा समझने में सहायक होगा। चलिए, इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। समझ लीजिए एक ग्लोब है। इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जाननी आवश्यक हैं, उसको जाने बगैर आप अक्षांश रेखा को समझ नहीं सकते हैं। जैसे यह पृथ्वी है, तो इसमें 2 गोलार्ध होते हैं। गोलार्ध का मतलब होता है आधा गोला, गोलार्ध आधा गोला, ठीक। इसको अंग्रेजी में हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो यह जो रेखा है, यह भी एक अक्षांश रेखा ही है। इसको हम 0 अंश अक्षांश रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर बना हुआ है इक्वल शब्द से। इक्वल का मतलब होता है बराबर और इक्वेटर का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, ठीक है। तो इस रेखा के उत्तर की दिशा में जो पृथ्वी का काल्पनिक आधा गोला है, उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और इस रेखा के दक्षिण दिशा में जो आधा गोला है, उसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक और गोला हम नीचे बना लेते हैं। यह भी हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है, समझ लीजिए ग्लोब है। अब इसको हम 0 अंश देशांतर रेखा से विभाजित कर देते हैं, तो इधर एक गोला आधा गोला बन जाता है। इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध, इधर हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं।
यह जो आधा गोला है ये दक्षिणी गोलार्ध है, यह जो आधा गोला है ये उत्तरी गोलार्ध है, यह जो आधा गोला है ये पूर्वी है, यह जो आधा गोला है ये पश्चिमी है। पृथ्वी के ऊपरी सिरे को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले सिरे को हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलेंगे साउथ पोल। ठीक, आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे अब देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अक्षांश रेखा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता दें अक्षांश रेखा जो है काल्पनिक रेखा है, यह वास्तविक रूप से कोई भी खींची गई रेखा नहीं है। हम अपने सुविधा के लिए, अपने प्रयोग के लिए एक ऐसी काल्पनिक रेखा को हम ग्लोब पर खींचे हुए हैं जो हम आपको बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, इसको हम लैटिट्यूड लाइंस भी बोलते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ग्लोब के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी हुआ होगा कि किसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, किसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, कौन सा उत्तरी गोलार्ध है, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अक्षांश रेखा क्या है। अगर परिभाषा के तौर पर देखें हम तो इसकी परिभाषा यह होगी कि भूपृष्ठ पर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। परंतु आपको हम अच्छे तरीके से एकदम सरल रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी समझने का प्रयास कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए। अक्षांश रेखा संबंधी आपकी कोई भी दिक्कतें आज नहीं रहेंगी, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चलिए यह पृथ्वी है, पृथ्वी का यह केंद्र है। आप कल्पना कीजिएगा, अक्षांश रेखा समझने का प्रयास कीजिएगा है क्या। आप एक गेंद ले लीजिए, जिससे आप खेलते होंगे, कभी न कभी क्रिकेट खेलते होंगे, तो एक गेंद ले लीजिए। गेंद के ऊपर बीचों बीच एक ऐसी धागा ले लीजिए, इतना बड़ा धागा ले लीजिए, धागे को पूरा लपेट लीजिए आप चारों तरफ राउंड करके। तो वह जो धागा होगा वह एक गेंद पर एक वृत्त का निर्माण करेगा। जो धागा पूरे गेंद के बीचों बीच सेंटर में होगा, केंद्र से होकर के गुजरेगा, वह जो वृत्त बनेगा वह कैसा वृत्त बनेगा, वह वृत्त बनेगा विषुवत वृत्त बनेगा। वह अगर उसे हम रेखा बोलें तो उसे बोलेंगे विषुवत रेखा, उसे हम बोलेंगे भूमध्य रेखा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा वह रेखा है जो भू अर्थात पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, अर्थात मध्य से बांट देती है। तो अक्षांश रेखा इस प्रकार से यह पृथ्वी का केंद्र है और यहाँ से अगर हम चाँदा प्रकार रख के इसको मापें कोणीय दूरी को, तो इस प्रकार से हम माप सकते हैं। फिलहाल एक अक्षांश रेखा हम एकदम इसके समानांतर खींच देते हैं, जिसका नाम है 0 अंश अक्षांश रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा, ठीक है। इसी का नाम है भूमध्य रेखा, इसी का नाम है विषुवत रेखा, इसी का नाम है इक्वेटर। तो इसका नाम है इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। ग्लोब पर जो रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची गई होती हैं उन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो यह तो एक 0 अंश का अक्षांश रेखा हो गई। अब यहाँ से हम चाँदा प्रकार रख के मापेंगे। अगर कल्पना कीजिए, वैसे पृथ्वी है, हम माप तो नहीं पाएंगे चाँदा प्रकार से, लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर आप चाँदा प्रकार रख के मापेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे ऐसे होगा चाँदा प्रकार,
इस पे ऐसे कोण बने होंगे। तो यहाँ पे पृथ्वी का सेंटर है, ये केंद्र बिंदु है। मान लीजिए यहाँ पे आने के बाद 1 अंश हुआ, तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, टिक लगा देंगे। फिर यहाँ से मापने के बाद यहाँ 2 अंश हुआ, टिक, यहाँ पे टिक लगा देंगे। फिर 3 अंश हुआ, फिर 4 अंश हुआ। इस प्रकार से यहाँ पहुँचते पहुँचते आप सभी को ज्ञात होगा कि चाणक्य प्रकार में जब रेखा एकदम खड़ी हो जाती है, एकदम लंबवत हो जाती है, तो हम बोलते हैं 90 अंश का कोण बन गया है। तो यहाँ पे कोण का तात्पर्य रेखा से है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 अंश कोण बन रहा है तो समझ लीजिए यहाँ पे एक रेखा बन गई। प्रत्येक अंश पर एक अक्षांश रेखा है, ठीक। 1 अंश कोणीय दूरी माप करके जब यहाँ पे हम टिक करेंगे तो आप कल्पना कीजिएगा, आप जो गेंद लिए थे उस गेंद पे एक धागा और लेंगे और उस धागे को पूरे गेंद पर लपेटेंगे, पूरे गेंद पर जहाँ पे टिक किए रहेंगे, बीचों बीच से थोड़ा ऊपर, अब ये बीचों बीच से उससे थोड़ा ऊपर टिक किए रहेंगे, जहाँ पे निशान लगाए रहेंगे वहाँ पे पूरे धागे को लपेटेंगे, तो वह एक वृत्त बनेगा और उसी वृत्त को हम रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 0 अंश है, ये भूमध्य रेखा इसका नाम है, अक्षांश विषुवत रेखा नाम है, इक्वेटर है, इसको 0 अंश अक्षांश रेखा बोलते हैं। इसके इधर यहाँ तक 90 रेखाएं बनती जाएंगी इस प्रकार से, और इसके इधर भी 90 रेखाएं बनती जाएंगी। तो अब यहाँ पे बात आती है गणना की कि कितनी रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग अलग पढ़ाते हैं, कुछ लोग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो आपको हम बता रहे हैं कि अगर त्रुटि रहित पढ़ाई की जाए, जो एकदम 100% एकदम क्लियर हो, तो उसमें आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि कभी कभी पूछा जाएगा कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, कभी कभी पूछा जाता है कुल अक्षांश कितने हैं। तो अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में अंतर होता है। अगर कुल अक्षांश की गणना हम करें तो एक 0 अंश अक्षांश है, उसके बाद इसके इधर कितने हैं, 90 अक्षांश हैं, उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में कितने हैं, 90 हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 + 90 + 90 हो जाएगा 0 + 90 + 90 181 हो गया, 181। लेकिन यह सभी जो हैं अक्षांश रेखाएं नहीं हैं, केवल अक्षांश हैं। आपको हम एक तर्कपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, जो आप कल्पना कीजिएगा, आपके हाथ में जो गेंद है वह गेंद जो है सबसे ज़्यादा चौड़ी जो है वो बीच में है। उसके बाद जब ऊपर धीरे धीरे ऊपर देखेंगे तो आप गेंद जो है ऐसे सिकुड़ती जाएगी और नीचे भी धीरे धीरे सिकुड़ती जाएगी। अर्थात जो धागा आप लपेट रहे हैं गेंद के चारों तरफ, वो सबसे बड़ा धागा जो लगेगा वो गेंद के बीचों बीच लगेगा, उससे छोटा धागा उसके ऊपर लगेगा, फिर उससे भी छोटा धागा उसके ऊपर लगेगा, फिर उससे भी छोटा धागा उसके ऊपर लगेगा। अर्थात मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 अंश का अक्षांश है, भूमध्य रेखा है, उसके उससे छोटा 1 अंश का है, फिर उससे छोटा 2 अंश का है, उससे छोटा 3 अंश का है, फिर यहाँ तक जैसे जैसे हम 90 अंश तक जाएंगे वैसे वैसे आप कल्पना कीजिए कि आप एक लट्टू लिए हैं, लट्टू को आप उल्टा कर दिए हैं। तो जब उल्टा कर दिए हैं तो मान के चलिए कि सबसे बड़ा धागा जो लगेगा वो लट्टू के ऊपरी हिस्से पर लगता है, उसको हम उल्टा कर दिए हैं तो सबसे बड़ा धागा यहाँ लग रहा है। फिर जैसे जैसे हम लट्टू की नोक की तरफ जाएंगे वैसे वैसे धागे की लंबाई जो है छोटी होती जाएगी और एक ऐसा बिंदु आएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी जब धागे की लंबाई क्या वो एक बिंदु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही ये सभी अक्षांश वृत्त होते हैं। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त यहाँ बनता है 0 अंश पे, उसके बाद उससे छोटा 1 अंश है, उससे छोटा 2 अंश है। यह जो 90 अंश अक्षांश रेखा है इसको हम रेखा नहीं बोलते हैं, इसको केवल अक्षांश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह वृत्त न रह करके यह केवल एक बिंदु में बदल जाता है। तो यहाँ पे पृथ्वी पर
काल्पनिक रेखाएं जो खींची गई हैं उनमें से 2 ऐसे अक्षांश हैं जो रेखा नहीं हैं। कौन कौन से? 90 अंश उत्तरी और 90 अंश दक्षिणी। ये 2 केवल अक्षांश हैं, रेखा नहीं है। तो इसमें से हम 2 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 179। ये अक्षांश हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं। तो आप अगर आपसे पूछे, गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ पे फ़ैन अभी ख़राब हो गया है और फ़ैन चलाने से काफ़ी आवाज़ भी आती है, इसलिए फ़ैन को बंद कर दिए हैं हम। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे किस प्रकार से गर्मी है। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी है तो आप बताइएगा 181। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो आप बताइएगा 179। इतना आपको समझ में आया? क्वेश्चन पीसीएस प्री वगैरह में या फिर और अच्छी परीक्षाओं में, यूपीएससी प्री वगैरह में, या फिर आपके आरओ में या आपके दरोगा जैसी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न इसी में बना के दे देगा। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपसे फैक्चुअल ही पूछेगा। इस चैप्टर से ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आपको प्री में दे देगा। कैसे दे देगा? कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, तो आपको बताना रहेगा 0 अंश अक्षांश जो है वह सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा अक्षांश वृत्त कौन सा है तो आप बताएंगे 90 अंश अक्षांश जो होता है वो सबसे छोटा अक्षांश वृत्त है। अगर आपसे पूछेगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुव का मतलब ये ऊपरी सिरा और ये निचला सिरा, ये ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है। पूछ सकता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश वृत्तों के आकार में कैसा परिवर्तन आता है, उनका आकार घटेगा या बढ़ेगा। तो आप समझते रहिए। जैसे मैंने आपको समझाया गेंद वाला उदाहरण कि लट्टू है, सबसे बड़ा धागा लगता है ऊपर, उससे छोटा धागा लगेगा और नीचे, और जो उसकी नोक होती है सबसे छोटा धागा वहाँ पे लगता है। तो उसी प्रकार से जो गेंद है वो सबसे ज़्यादा चौड़ी बीच में है, उससे कम चौड़ी नीचे है, उससे कम चौड़ी नीचे है, फिर और कम चौड़ी यहाँ पे है। तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 अंश है। अब इस 0 अंश से उत्तर दिशा में हम चाहे दक्षिण दिशा में जाएंगे तो अक्षांश वृत्त का आकार घटता जाएगा, अर्थात छोटे वृत्त जो हैं छोटे होते जाएंगे। और दोनों जगहों पे, चाहे उत्तरी गोलार्ध में देखा जाए चाहे दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए, जब 90 अंश पहुँच जाएंगे तो इतना छोटा होता जाएगा कि वह बिंदु में बदल जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया? सबसे छोटा अक्षांश वृत्त 90 अंश का है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 अंश का है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश वृत्त के आकार में परिवर्तन इस प्रकार आता है कि अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं। इतना आपको समझ में आया? देखिए अब यहाँ पे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे एक अक्षांश रेखा है 0 अंश अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा है 1 अंश। तो यहाँ पे 2 अक्षांश रेखाएं हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी कितनी होती है किलोमीटर में? यह जो गैपिंग है, यह गैपिंग होती है 111 किलोमीटर की, और यह गैपिंग लगभग पूरे पृथ्वी पर बराबर होता है। हालांकि थोड़ा सा ध्रुवों पर अंतर देखने को मिलता है, लेकिन लगभग पूरी पृथ्वी पर बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आपको इतना जानकारी हो गया है कि भूमध्य रेखा है क्या। यह एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से खींची गई हैं। कुल अक्षांश रेखाएं होती कितनी हैं? 179। कुल अक्षांश होते कितने हैं? 181। चलिए उसके बाद सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 अंश है, उस सबसे छोटा अक्षांश वृत्त 90 अंश है। ये सब आप जान गए हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, इतना आपको बता दिए हैं। अब अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या है हमारे जीवन में? अक्षांश रेखाएं जब काल्पनिक हैं तो बनाई क्यों गई हैं, इनका उपयोग क्या है हमारे जीवन में, इनका प्रयोग क्या है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। अक्षांश रेखाओं का जो महत्व है वो कई प्रकार से है।
एक प्रकार से तो देखा जाए जैसे पहले के ज़माने में जब मानचित्रण नहीं हुआ था, जब ग्लोब नहीं बना था, उसके पहले देखा जाए तो बहुत सारे महाद्वीप और देशों की खोज भी नहीं हुई थी। और न जो ऐसे अत्याधुनिक आज जो हथियार फेंके जाते हैं दूसरे देशों के ऊपर और अत्याधुनिक हथियार से उनको रास्ते में ही तोड़ दिया जाता है, ये सभी चीज़ें पहले के ज़माने में नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ना तो हम किसी अनजाने देश की लोकेशन को हम लोकेट कर पाते थे कि यह देश है कहाँ, किसी जगह को लोकेट नहीं कर पाते थे पहले। लेकिन आज क्या है, आप किसी स्थान को आप लोकेट कर पा रहे हैं, आप उसको मैप पे देख पा रहे हैं। चलिए, तो अक्षांश रेखाओं का महत्व और प्रयोग हम देखते हैं, कैसे हमारे जीवन में उसका प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है। तो आप लोग देखे होंगे कि हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि कोई भी प्रदेश, देश, कोई भी राज्य, कोई भी ज़िला कहाँ पे है, इसका लोकेशन क्या है, हम तुरंत मैप पे उसको हम लोकेट कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों संभव है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है कि किसी भी स्थान को हम ज्ञात कर पाते हैं कि वह निश्चित रूप से कहाँ पर है। अर्थात किसी लोकेशन को हम लोकेट करने का जो काम है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहयोग से ही कर पाते हैं। कल्पना कीजिएगा, हम आपको समझाने का एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई शहर है, जैसे मान लीजिए कुछ अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं यहाँ पे, इस प्रकार क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं अक्षांश होती हैं, और इस प्रकार से जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं। तो अगर मान चलिए ये जो है 0 अंश अक्षांतर, ये देशांतर है, ये 1 अंश देशांतर है, 2 अंश देशांतर है, 3 अंश देशांतर है। और मान चलिए कि ये 0 अंश देशांतर अक्षांश है, ये 1 अंश है, 1 अंश दक्षिणी है, ये 1 अंश उत्तरी है, और यह 1 अंश पूर्वी है, और यह 2 अंश दक्षिणी अक्षांश है। तो कोई मान लीजिए देश यहाँ पर है, कोई देश यहाँ पर है। अगर हमें ज्ञात है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय दूरी क्या है, तो हम ज्ञात कर पाएंगे कि वह देश कहाँ है। ठीक है, अगर कोई हमें बता दे इस देश के नाम, आप मान चलिए कि इसका नाम है यक्ष। अगर आपको ज्ञात है कि 1 अंश पूर्वी देशांतर और 1 अंश दक्षिणी अक्षांश पे यक्ष देश है, तो आप ज्ञात कर पाओगे आसानी से, किलोमीटर में भी आप दूरी ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार से निशाना भी लगाया जाता है। बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, विज्ञान के मामले में बहुत आगे हैं, यहाँ तक कि भारत भी उसमें शामिल है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसी प्रकार से मिसाइल दाग देते हैं और उनका निशाना एकदम अचूक होता है। तो वो अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से लोकेशन को ज्ञात करके तब निशाना लगाते हैं, तो उनका निशाना अचूक होता है, निशाना चूकता नहीं है। ठीक है, अगर हमें बताया जाए कि कोई देश है वो 1 अंश पूर्वी देशांतर पर और 1 अंश दक्षिणी अक्षांश पर है, तो आप मान चलिए यहीं पे आप यहाँ चलना शुरू करिए, यहाँ पे चलना शुरू करिए। 1 अंश पूर्वी देशांतर है ही ये, यहाँ से चलना शुरू करिए और तब तक चलिए जहाँ तक 1 अंश दक्षिणी अक्षांश ना जाए। अब यहीं पे ये दोनों रेखाएं कट रही हैं, ये दक्षिणी अक्षांश इधर जा रही है, ये उत्तरी पूर्वी देशांतर यहाँ आ रही है। जहाँ पे दोनों कट रहे हैं यहीं पे वो देश है, समझ लीजिए। तो इस प्रकार से आप लोकेशन को ज्ञात कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी जगह के स्थान को लोकेट कर पाएंगे। और इसका महत्व अन्य प्रकार से भी है। अक्षांश रेखा के माध्यम से हम पृथ्वी पर तापीय क्षेत्र का विभाजन भी करते हैं। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। तापीय क्षेत्र के विभाजन से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर कौन से स्थान पर तापमान क्या होता है, यह हम बताने का प्रयास करेंगे अक्षांश रेखाओं के माध्यम से। ठीक है, यह हमारा समझ लीजिए ध्रुव है। 0 अंश हम यहाँ पे नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, 0 अंश नहीं बनाएंगे। चलिए अभी कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं किया है। जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं
अभी हम करेंगे चर्चा। तो एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होती है जिसका नाम है साढ़े 23 अंश उत्तरी अक्षांश, और एक यहाँ पे एक और है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। इसके बीच में जितने भी देश हैं, इसके बीच में जितने भी देश हैं वो वहाँ पे तापमान क्या होगा, वहाँ पे तापमान क्या होगा, ये जो क्षेत्र कहलाता है, इसके बीच का क्षेत्र 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो भी क्षेत्र है पृथ्वी पर, चाहे वहाँ पे महासागर हो चाहे वहाँ पे स्थल हो, वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहेगा वर्ष भर, तापमान ज़्यादा रहेगा। वो भी कारण है, कारण क्या है, क्योंकि इन्हीं दो लाइनों के बीच में जो है पृथ्वी जो है, सॉरी, इन्हीं दो लाइनों के बीच केवल पृथ्वी पर सूर्य लंबवत चमकता है वर्ष में 2 बार। इस लाइन के इधर कभी भी सूर्य, वर्ष में 1 बार भी सूर्य किसी जगह पर लंबवत नहीं चमकेगा, अर्थात वहाँ पे सीधे सीधे नहीं चमकेगा। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध, यहाँ पे हम इसको बना दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं उष्णकटिबंध। उसके बाद एक लाइन और है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ से यहाँ के बीच जो क्षेत्र है वो कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, कटिबंध मतलब होता है, समझ लीजिए एक जो यहाँ पे सीमा रेखा है, ठीक है ना। इन दो रेखाओं के बीच में जो भी जगह है, चाहे वहाँ पे पानी हो चाहे स्थल हो, वहाँ पे वर्ष भर लगभग तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसलिए उष्ण कटिबंध है ये। और यहाँ पे जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच, और इसी प्रकार से इस गोलार्ध में भी 66.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश है, इसके बीच जो क्षेत्र है यह भी है शीतोष्ण। तो शीतोष्ण का मतलब होता है शीत प्लस उष्ण। मतलब क्या हुआ, शीत का मतलब होता है ठंडी, उष्ण का मतलब होता है गर्मी। इस क्षेत्र में पृथ्वी पर जो भी देश हैं, जो भी क्षेत्र है, इन दो रेखाओं के बीच में, इन दो रेखाओं के बीच में वहाँ पे गर्मी भी होगी ठंडी भी होगी, शीत प्लस उष्ण। अब भारत जो है यहीं पे है, भारत का आधा हिस्सा कर्क रेखा के इधर है, जो यह रेखा है यह कर्क रेखा है। ठीक है, अभी आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे हम। जो आधा हिस्सा है साउथ इंडिया है वो इधर है, कर्क रेखा के इधर है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है उत्तरी भारत की अपेक्षा। कारण क्या है, क्योंकि वह उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है। ठीक है, उसके बाद आधा हिस्सा जो है शीतोष्ण कटिबंध में है। जैसे यूपी है तो शीतोष्ण कटिबंध में, यहाँ पे ठंडी भी होता है गर्मी भी होता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में खूब गर्मी होती है खूब ठंडी होती है। वो कहाँ है, वो कर्क रेखा के उत्तर में है, इसीलिए वहाँ पे दोनों मौसम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे 90 अंश है, इधर 90 अंश है। इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, यहाँ पे भी रहेगा शीत कटिबंध। यहाँ पे कैसा मौसम रहेगा, यहाँ पे 12 महीना न्यूनतम तापमान रहता है, अति न्यून तापमान रहता है। इतना कम तापमान रहता है, इतना कम तापमान रहता है कि यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ सफ़ेद चादर के रूप में यहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहते हैं। ठीक है, इसलिए ध्रुवों पर मानव निवास नहीं करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जैसा रसिया देश है,
रसिया का कुछ हिस्सा इसके 4.5 टन की उधर भी है, तो वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जीवन वैसे बहुत अनुकूल नहीं है, वहाँ पे रहना बहुत कठिन है, बड़ी कठिनता से कुछ लोग रहते हैं। और जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे मानव निवास नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ, कहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, कहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है, कहाँ पे दोनों मौसम होता है, ठीक है। तो यह अक्षांश रेखा के माध्यम से आप लोगों ने 2 चीज़ करना सीखा। क्या? कि किसी भी स्थान को लोकेट कैसे हम कर पाएंगे, और पृथ्वी पर जो तापीय क्षेत्र हैं उनके विभाजन हम कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आएगा, आशा करते हैं आपको। आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि ज़रूरी है। अक्षांश रेखाएं तो वैसे तो 179 हैं, कुल अक्षांश 181 हैं, लेकिन आपको 5 अक्षांश रेखाएं पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 5 क्या आपको बता रहे हैं, कुछ रेखाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिएगा, यह पृथ्वी है, यह 0 अंश अक्षांश रेखा है, इसके बारे में आपको पता ही है। 0 अंश अक्षांश रेखा है, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है। यहाँ पे तापमान हमेशा अधिक रहता है क्योंकि सूर्य लंबवत चमकता है, ठीक है। चलिए, इतना आप जान, इसका नाम भूमध्य रेखा भी है, इसका नाम विषुवत रेखा भी है, इसका नाम इक्वेटर भी है, इक्वेटर। चलिए, एक रेखा और है इसकी इधर, इसका नाम है उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा है जो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसी तरीके से एक और रेखा है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और है 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, यहाँ पे क्या है, दक्षिणी है, यहाँ पे क्या है, उत्तरी। इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। ध्यान दीजिएगा, यह आर्कटिक है, यह अंटार्कटिक है, यह मकर रेखा है, यह कर्क रेखा है, और यह जो है ये भूमध्य रेखा है। तो ये इतनी कम से कम बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं हैं जो आप कम से कम जानते रहिएगा। आगे वाली जैसे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के हिसाब ट्रेंड के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आगे वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कर्क रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है, भूमध्य रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है, मकर रेखा कौन कौन से देश से होकर के गुजरती है, इतना आपको बताएंगे। प्लस इसके साथ हम ये भी बताएंगे कि भारत के कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा और विषुवत रेखा तो नहीं जाती है, तो इतना आप जानते रहिएगा। कर्क रेखा भारत से गुजरती है, इसलिए भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है कर्क रेखा, आगे आने वाली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को भी बताएंगे कौन कौन से देश से गुजरती है, ठीक। इसका महत्व, ये रेखाएं, अब आप बताएंगे कि रेखाएं तो इतनी ढेर सारी हैं, इनका नाम कर्क क्यों रखा गया, मकर रखा गया, अंटार्कटिक रखा गया, आर्कटिक रखा गया, आखिर ये इतनी रेखाएं ही आप क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो आप जानने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंध होता है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है 12वां महीना। तो वहाँ पे साल भर वर्ष भर गर्मी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में सूर्य वर्ष भर में 2 बार लंबवत जरूर चमकता है। लंबवत चमकने का मतलब क्या होता है कि एकदम सीधे चमकना, जैसे हम खड़े हैं तो हमारे सिर पर एकदम सीधा प्रकाश आए और परछाई न बने, समझ में आया, जीरो साइड हो।
जीरो शैडो की स्थिति लंबवत चमकने पे बनती है। तो चलिए देखते हैं। 23.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 अंश जो दक्षिणी अक्षांश है उसको मकर रेखा बोलते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य वर्ष भर में 2 बार लंबवत चमकता है। हमेशा लंबवत नहीं चमकता है, प्रतिदिन नहीं चमकता है, वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है। प्रत्येक स्थान पर इन दोनों रेखाओं के बीच में प्रत्येक स्थान पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने का तात्पर्य यह है कि सूर्य की रोशनी सीधे किसी व्यक्ति के सिर पर पड़े और उसकी परछाई जीरो, एकदम कुछ न बने, एकदम परछाई आगे न पीछे, उसको बोलते हैं जीरो शैडो, जीरो परछाई की स्थिति होती है, वह होता है लंबवत चमकना। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब केवल 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र में ही लंबवत चमकता है सूर्य, इसके ऊपर नहीं चमकता है यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं चमकता है यहाँ तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। मान के चलिए, जैसे ये समझिए ये पृथ्वी है, तो यह इसका अक्ष है। इस प्रकार से यहाँ पे भूमध्य रेखा होगा, कर्क रेखा होगा, यहाँ पे एक मकर रेखा होगा, ठीक है। तो ये पृथ्वी 23.5 अंश इसको होना चाहिए था ऐसे, लेकिन है ये ऐसे। तो ये हो गया 23.5 अंश और ये हो गया 66.5 अंश। ठीक, 23.5 अंश पृथ्वी के झुके होने के अपने अक्ष पर, अक्ष क्या होता है? ये जो पोल होता है, ये अक्ष मान लीजिए आप, ये काल्पनिक अक्ष है। पृथ्वी का अक्ष पर 23.5 अंश झुके होने के कारण इस 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश के ऊपर यहाँ तक और इधर नीचे 66.5 अंश तक जो भी रेखाएं पड़ेंगी, बल्कि ध्रुव तक यहाँ 90 अंश तक जो भी रेखाएं पड़ेंगी वो तिरछी पड़ेंगी, कभी भी सीधी रेखा नहीं पड़ेगी। तो यह जरूरी इसलिए है क्योंकि, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य वर्ष भर में 2 बार लंबवत चमकता है प्रत्येक स्थान पर, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में हमको जो पृथ्वी की गतियां नामक चैप्टर है उसमें आपको हम बता चुके हैं कि विषुव क्या होता है, इक्विनोक्स क्या होता है, कब विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, कब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, कब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उसके बारे में हम अच्छे से पहले ही बता चुके हैं। तो कृपया आप सभी वह वीडियो देख लीजिएगा, उसके बारे में उस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा जरूरी क्यों है? क्योंकि इन्हीं दोनों रेखाओं के अंदर के क्षेत्र में केवल प्रत्येक स्थान पर सूर्य वर्ष भर में 2 बार लंबवत चमकता है, अन्य सभी स्थानों पर तिरछी रेखाएं पड़ती हैं, तिरछी, ठीक है। चलिए, अब ये जो रेखा है आर्कटिक और ये जो रेखा है अंटार्कटिक, ये जरूरी क्यों है? आपको पता होगा, आप पिछला जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें जानकारी आपको मिलेगी कि ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। ऐसा क्यों होता है? वीडियो आप देखेंगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। और यहाँ पे भूमध्य रेखा पर तो ऐसा नहीं है। भूमध्य रेखा पर 24 घंटे का दिन होता है, एक दिन होता है 24 घंटे का, 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है, ठीक। उसके ऊपर जैसे हम जाएंगे या नीचे जाएंगे वैसे वैसे दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ना शुरू होगा, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ना शुरू होगा। भूमध्य रेखा से हम चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, तो दिन और रात, जैसे आप लोग देखे होंगे, ठंडी में रातें क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। गर्मी में क्या होता है? दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, ठीक है। यह होता है, आप लोग इसको अनुभव किए होंगे। तो ये दिन और रात की अवधि में ही अंतर, जैसे अभी गर्मी मौसम है तो गर्मी मौसम में 7 बजे सूरज डूबता है, 7:15 बजे डूबता है। ठंडी मौसम में 5 बजे ही डूब जाता है। ठंडी मौसम में 6 बजे सूरज उगता है, जबकि गर्मी मौसम में 5 बजे उग जाता है। तो ऐसा दिन और रात की अवधि में ही अंतर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, और चाहे उत्तरी ध्रुव की दिशा में चाहे दक्षिण ध्रुव की दिशा में, तो दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। केवल भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि में अंतर नहीं होता है,
वहाँ पे लगभग दिन और रात की अवधि बराबर होती है, 12-12 घंटे की। आप कैसे होता है पिछले वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ पे ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है, 6 महीने की रातें होती हैं। यहाँ पे आपको दिन मिलेगा तो केवल दिन ही दिन रहेगा, रात मिलेगा तो केवल रात ही रात रहेगा। ठीक है, चलिए वही बदलता रहता है वो भी, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो ये लाइन जो है यह सीमा है। यह कैसी सीमा है? सीमा ऐसी सीमा है कि इसी रेखा के इधर और इस रेखा के इधर हमें एक ही दिन में 24 घंटे में ही दिन और रात दोनों मिल जाएगा, जबकि 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश के ऊपर और 90 के बीच में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि 24 घंटे में ही दिन भी हो और रात भी हो, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। चाहे या तो रहेगा दिन ही दिन रहेगा या तो रहेगा रात ही रात रहेगा। ठीक है, वैसे दक्षिणी ध्रुव में भी है कि आपको 24 घंटे में ही दिन और रात दोनों मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर दोनों गोलार्धों में वहीं से शुरू हो जाता है कि 24 घंटे में ही दिन भी हो और रात भी हो। हालांकि उसमें विषमता होगी, दिन या रात छोटे या बड़े हो सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में ही आपको दोनों मिल जाएगा, रात भी और दिन भी। जबकि ये इन रेखाओं के ऊपर दोनों गोलार्धों में ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा, या तो रहेगा तो दिन दिन रहेगा, तो रहेगा रात रात रहेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी जो भी चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट करके आप कृपया पूछ सकते हैं। हमारा सौभाग्य होगा अगर आपको हम कुछ समझा पाएँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को 2 बार चला के देखिए, 3 बार चला के देखिए, और हार मत मानिए। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने का बहुत प्रयास किया हुआ है। और यह जो वीडियो है किसी परीक्षा के लिए, आप किसी भी स्तर की परीक्षा आप देंगे, इससे ज़्यादा उसमें नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट सब कुछ बताने का प्रयास किया है। इसमें मैंने केवल एक ही चीज़ नहीं बताया हुआ है कि यह महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं वो किन देशों से गुजरती हैं, किन राज्यों से गुजरती हैं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, जब देशांतर रेखा बताऊंगा तब। तो आशा करते हैं आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। आगे कल आपको फिर मिलते हैं। ठीक, धन्यवाद।